नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी की। उत्तराखंड एलटी 2024 के दोस्तों एग्ज़ाम को यूके ट्रिपल एससी ने शेड्यूल कर दिया है। 30 जून 2024 को दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि यहाँ से 2 महीने आपको मिलने वाले हैं। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है उत्तराखंड एलटी 2024 को लेकर। इसके फर्स्ट पार्ट की हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हम करवा रहे हैं फर्स्ट पार्ट ए की आपको प्रिपरेशन, जिसका नाम है एकेडमिक एप्टीट्यूड। और एकेडमिक एप्टीट्यूड की दोस्तों हम आपको टॉपिक वाइज सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी तक हमने दोस्तों 18 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आज हम दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्लास लेकर आए हैं, जो है क्लास नंबर 18। और आज हम दोस्तों जानेंगे शिक्षा के बारे में, शिक्षा का संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों शिक्षा का अर्थ जानेंगे, यानी कि डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। एजुकेशन इज द बेसिक मीन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि थ्रू दिस मैन्स इनेट्स पावर आर डेवलप्ड, हिज नॉलेज एंड आर्ट स्किल्स आर इंक्रीज, हिज बिहेवियर इज चेंज एंड ही इज मेड सिविलाइज्ड, कल्चर्ड एंड कैपेबल सिटीजन। उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। तो बेसिकली एजुकेशन वो टूल है जिसकी मदद से मानव का विकास दोस्तों संभव है। इसका बेसिक साधन है दोस्तों ये। मनुष्य के अंदर पहले से ही जन्मजात शक्ति होती है, उनका विकास, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही पॉसिबल है। उसे सिविलाइज बनाना, उसे कल्चर्ड बनाना, उसे कैपेबल सिटीजन बनाना, यही दोस्तों शिक्षा का कार्य है। तो बेसिकली शिक्षा को दोस्तों आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। शिक्षा दोस्तों जन्म से लेकर मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वे सबसे पहले अपने माता पिता और अपने परिवार के संपर्क में दोस्तों आते हैं। तो उनसे पहले वो सुनना बोलना सीखते हैं। फिर जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो फिर उठना बैठना, चलना फिरना, खाने पीने की आदत, सामाजिक आचरण, ये सभी दोस्तों वो सीखते हैं। इसके बाद फिर वो जब 3 से 4 वर्ष के हो जाते हैं तो फिर वो विद्यालय में जाते हैं, जहाँ पर वो नियोजित तरीके से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों समाज के संपर्क में आते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब शिक्षा के अर्थ को दोस्तों हम उसके शब्दों के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा का दोस्तों शब्द है। शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से दोस्तों बनता है, यानी कि शिक्ष धन औ, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। यानी कि शिक्षा का अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। तो वर्ड शिक्षा इज फ्रॉम बाय अफिक्स suffix a to the root शिक्ष of Sanskrit language. शिक्ष means learning and teaching. Education means the process of teaching and learning. अब इसके इंग्लिश वर्ड के आधार पर भी दोस्तों इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। देखिए, हम एजुकेशन बोलते हैं, ये लैटिन भाषा का दोस्तों शब्द है जो कि एजुकेटम से बना है। और एजुकेटम शब्द उसी भाषा के ए और ड्यूको 2 शब्द से मिलकर बना है। ए को ई में कहेंगे, ए प्लस ड्यूको। तो ए का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। तो एजुकेशन का अर्थ होता है कि बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर को प्रकट करना। ये बच्चे में माना जाता है कि पहले से ही आंतरिक शक्तियां होती हैं, जन्मजात शक्तियां होती हैं, उनको बाहर लाने का कार्य शिक्षा का है। अब दोस्तों जो शिक्षा शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों 2 रूपों में होता है, यानी कि प्रयोग के आधार पर शिक्षा 2 तरह की मानी जाती है दोस्तों। एक है प्रक्रिया रूप यानी कि प्रोसेस फॉर्म, एक है प्रक्रिया का परिणाम।
समझ रहे हैं? तो प्रक्रिया का अर्थ क्या है, यानी कि प्रोसेस चल रही है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो शिक्षा क्या है, प्रक्रिया के रूप में चल रही है, यानी कि शिक्षा अभी आपकी चल रही है। और जब आपने जैसे कहीं से आपने ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, आपने बीएड करके आए, तो आपने शिक्षा का एक आपको परिणाम मिला। तो आपने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, तो शिक्षा क्या एक परिणाम के रूप में भी जानी जाती है। बेसिकली वैसे जो शिक्षा शास्त्री इसको प्रक्रिया के रूप में ही मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये परिणाम भी है। तो शिक्षा का प्रयोग दो रूपों में होता है, प्रोसेस के रूप में एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। अब दोस्तों हम जानेंगे शिक्षा के संप्रत्यय के बारे में, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है बेसिकली। अब देखिए कई सारे दार्शनिक हुए, राजनीतिक हुए, अर्थशास्त्री हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक हुए, शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या इन सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग करी है और अपने अपने दृष्टिकोण से इन्होंने शिक्षा को देखा, समझा, परखा और उसके अनुसार ही इन्होंने दोस्तों डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दार्शनिकों का क्या मानना है शिक्षा के बारे में और शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय आखिरकार क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्शन में। हमने डिस्कस किया था दोस्तों, हमारा दर्शन को हमने बहुत अच्छे से दोस्तों डिस्कस किया है। हमने देखा है कि क्या होता है आदर्शवाद, यथार्थवाद, इसके अलावा प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, इनके दर्शनों के बारे में हमने दोस्तों पढ़ा। तो सबसे पहले जब एक दार्शनिक होता है, दर्शन में सबसे जो विचार केंद्र, जो यानी कि मुख्य किस पे विचार किया जाता है दोस्तों, मनुष्य पर विचार किया जाता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के बारे में विचार किया जाता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इसके बारे में दर्शन हमेशा बात करता है। ठीक, तो अब जो मानव के जीवन का अंतिम उद्देश्य है उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसको शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तो शिक्षा की जो डेफिनेशन होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो देखिए जैसे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, ये आध्यात्मवादी हैं, आदर्शवादी हैं। तो इनका ये मानना है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, क्योंकि फाइनली इनका एम क्या है, मुक्ति। शिक्षा का उद्देश्य भी दोस्तों वही है आदर्शवादियों के अनुसार। ऐसे दोस्तों जैसे स्वामी विवेकानंद है, ये मानते हैं कि मनुष्य ऑलरेडी ही पूरा है, मतलब कि पहले से ही पूर्ण होता है और इसमें अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही एजुकेशन है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही एजुकेशन है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। हालांकि स्वामी विवेकानंद दोस्तों दोनों थे, आध्यात्मवादी भी थे, भौतिकवादी भी थे। उन्होंने भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों को महत्व दिया है। अब महात्मा गांधी की बात करें तो ये मानते थे कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। यानी कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से। बात करते हैं दोस्तों अरस्तु की। तो अरस्तु क्या थे, वो भौतिक जगत के महत्व को भी समझते थे और उन्होंने शारीरिक विकास को पर भी बल दिया है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो ये अलग अलग दार्शनिक है दोस्तों, उनके विचार है। अब जैसे प्लेटो है, प्लेटो विचारों को ज्यादा महत्व देते थे। तो वे मानते थे कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। यानी कि एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शन टू विच दे आर सस्केप्टेबल। अब बात करेंगे भौतिकवादी दार्शनिक। भौतिकवादी दार्शनिक क्या करते हैं दोस्तों, ये मानते हैं कि शिक्षा वो है जो कि मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन जीने व्यतीत करने योग्य बनाती है। क्योंकि बेसिकली भौतिकवादी क्या है, भौतिकवादी ये मानते हैं कि जो जगत है ये सत्य है और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम इसमें जो जगत की वस्तुएं हैं उनका सही से उपभोग कर पाए। तो शिक्षा वो है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर है दोस्तों, ये क्या कहते हैं, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। एजुकेशन मीन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनहेरेंट पावर एंड द आउटर लाइफ। इसके अलावा जॉन डीवी क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करें।
तो शिक्षा के द्वारा आपके अंदर जो योग्यताएं हैं वो विकसित होंगी, जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकें और जितनी भी आपकी संभावनाएं हैं उनको पूर्ण करने की आपको सामर्थ्य देती है शिक्षा। तो जॉन डीवी के दोस्तों शब्दों में अब बात करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया दार्शनिक संप्रत्यय। अब पढ़ेंगे शिक्षा का समाज शास्त्रीय संप्रत्यय क्या है, यानी कि सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। अब समाज शास्त्रों के आधार पर उनका जो मुख्य केंद्र बिंदु दोस्तों कौन होता है, समाज होता है, और वे व्यक्ति को समाज के संदर्भ में ही देखते हैं व समझते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। भाई जब एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में सामाजिक अंतःक्रिया होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित होते हैं, और इसी प्रक्रिया को सीखना कहा गया है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके अलावा शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि इन्होंने माना है कि जो शिक्षा है उसके दो पोल हैं या बाइपोलर प्रोसेस है। तो शिक्षा के इन्होंने दो ध्रुव माने। दो ध्रुव का मतलब, एक ध्रुव वो है जो प्रभावित करता है यानी कि टीचर, और एक ध्रुव वो है जो कि प्रभावित होता है यानी कि शिक्षार्थी, छात्र। अब जॉन डीवी थे, जॉन डीवी ने भी दोस्तों शिक्षा के दो ध्रुव माने थे, एक मनोवैज्ञानिक माना था, दूसरा सामाजिक। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है कि जैसे जो सीखने वाले की रुचि, रुझान और उसके अंदर जो पावर है उससे संबंध होता है, ठीक है। और जबकि सामाजिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि उसका जो सामाजिक पर्यावरण है उससे दोस्तों ये संबंधित होता है, ठीक है। तो इसके बाद शिक्षा विकास की प्रक्रिया, यानी कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा के द्वारा दोस्तों क्या होता है, विकास होता है। अब मनुष्य जब जन्म होता है तो दोस्तों मनुष्य का जो व्यवहार होता है बिल्कुल पशु के समान होता है, लेकिन शिक्षा उसको मानव बनाती है, यानी कि उसको डेवलप करती है एज ए ह्यूमन। तो शिक्षा विकास की दोस्तों क्या है, प्रक्रिया, उसके व्यवहार में वो परिवर्तन करती है, परिमार्जन करती है। इसके बाद शिक्षा क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है, अपनी संस्कृति, सभ्यता का हस्तांतरण करता है आगामी पीढ़ियों को। आप आगे जाके अपने संस्कार या अपनी एजुकेशन उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। हम जो नियम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के, मैथ्स के, या फिर जो हम ये साइकोलॉजी के भी दोस्तों नियम पढ़ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से दोस्तों हस्तांतरित हो रही है ना लगातार। तो डायनेमिक प्रोसेस है, आगे चलती रही, ठीक। तो ये आपका समाज शास्त्रीय संदर्भ है। इसमें भैरवनाथ जहाँ है, इनकी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये स्टेटमेंट है, शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है, यानी कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस, अ सोशल फंक्शन carried on and by the society for its own sake। इसके बाद ओटावे ये मानते हैं कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच की अंतःक्रिया है, जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स विद सर्टेन एंड इन व्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ओटावे का स्टेटमेंट। इसके अलावा टी रेबमेंट है, इनकी भी दोस्तों डेफिनेशन शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जिससे मनुष्य शैशव काल से प्रौढ़ काल तक विकास करता है, जिसके द्वारा धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन दोस्तों, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी कि शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय क्या है। अब जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनके लिए जो केंद्र बिंदु होता है वो राज्य और उसका शासन होता है, और इसलिए राज्य और शासन को चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिकों की आवश्यकता होगी। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो श्रेष्ठ नागरिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनके अकॉर्डिंग वास्तविक शिक्षा वो है जो कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करे, कि वही नागरिक क्या होंगे, आगे जाके राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो वास्तविक शिक्षा वह है जो कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। रियल एजुकेशन इज दैट विच क्रिएट्स बेटर सिटीजन्स। इसके बाद शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय, यानी कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अर्थशास्त्री क्या मानेगा दोस्तों, वो ये मानेगा कि हमारा उनका जो केंद्र होगा दोस्तों क्या होगा, आर्थिक तंत्र होगा, आर्थिक स्रोत होगा, ठीक। तो ये मानते हैं कि शिक्षा एक निवेश है, यानी कि आर्थिक निवेश है
जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है। यानी कि एजुकेशन इज दैट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट थ्रू विच प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आर डेवलप्ड इन द इंडिविजुअल and thus the production capacity of the individual, society and nation is increased and their economic development is achieved। यानी कि इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है और उसका आर्थिक विकास किया जाता है। तो बेसिकली ये मानते हैं कि शिक्षा एक आर्थिक निवेश है जिसके कारण व्यक्ति में प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन स्किल को डेवलप किया जाता है और व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रोडक्टिविटी को दोस्तों बढ़ाया जाता है और इसके अलावा उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया जाता है। तो ये है कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिस्ट। ठीक, अब आएगा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय यानी कि साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय क्या है, यानी कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। अब देखिए, जो मनोवैज्ञानिक होता है उनका विचार केंद्र क्या होता है, मनुष्य का बाह्य स्वरूप कैसा है या उसका अंतःकरण कैसा है। अब जो बाह्य स्वरूप है उसमें दोस्तों उसकी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रियां आती है, जबकि अंतःकरण में बात करें तो उसका चित्त आता है जिसमें कि मन, बुद्धि, अहंकार, इन सभी की बातें की जाती है। तो अब इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ क्या होगा, मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण, यानी कि एजुकेशन मीन ट्रेनिंग ऑफ मेंस एक्सटर्नल सेंसेस एंड कॉन्शियस। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा को दोस्तों ये मानते हैं कि मैन के एक्सटर्नल सेंसेस एंड कंसाइंस को दोस्तों आपने क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा पेस्टोलॉजी है, इनके द्वारा भी दोस्तों एक फेमस डेफिनेशन दी गई, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास, यानी कि एजुकेशन इज अ नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। ये मानते हैं दोस्तों कि जो मनुष्य है कुछ ना कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है, मनोशारीरिक दोस्तों प्राणी है और जन्म से ही कुछ शक्तियां लेकर दोस्तों पैदा होता है और इन शिक्षा के द्वारा दोस्तों इन शक्तियों का ही विकास संभव है। तो कोई भी शिक्षा है वो इन शक्तियों का विकास करेगी। इसके बाद फ्रोबेल की भी दोस्तों डेफिनेशन है जो कि मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय पर है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर को प्रकट करता है। तो आप देख सकते हैं, फिर बच्चा क्या है, जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है और इसकी मदद से जो उसकी इंटरनल पावर्स हैं वो बाहर को आती हैं। इसके बाद शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय। अब जो वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों उनका विचार केंद्र कौन होता है, भौतिक जगत है या वस्तुएं हैं या फिर जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इनकी डेफिनेशन होगी। तो शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना, हर्बर्ट स्पेंसर की दोस्तों डेफिनेशन है। यानी कि एजुकेशन मींस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर एंड द आउटर लाइफ। तो उनके बीच में दोस्तों आपका क्या करना है, कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना है। अब इतने सारे दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, तो इसके बाद दोस्तों जो शिक्षा का सही संप्रत्यय है यानी कि शिक्षा की एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसके बारे में दोस्तों जानेंगे। और ये बिल्कुल बेस्ट डेफिनेशन है दोस्तों, ये है शिक्षा किसी समाज में चलने वाली वह 100 उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा किसी समाज में चलने वाली पर्पसफुल सोशल प्रोसेस, यानी कि इसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, यानी कि थ्रू विच मेंस इनेट पावर्स आर डेवलप्ड, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि, हिज नॉलेज एंड आर्ट स्किल्स आर इंक्रीज, उसके व्यवहार में परिवर्तन यानी कि उसके बिहेवियर को चेंज किया जाता है, उससे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। दस ही इज मेड अ सिविलाइज्ड, कल्चर्ड एंड कैपेबल सिटीजन। तो बेसिकली इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों के निरंतर विकास किए जाते हैं। इससे इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को कंटिन्यूसली डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यही पढ़ी थी डेफिनेशन। तो यही शिक्षा का सही संप्रत्यय है। इसमें दोस्तों सभी तरह के संप्रत्यय आ जाते हैं, चाहे आप दार्शनिक की बात करें, चाहे समाजशास्त्री, चाहे वैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल, सभी दोस्तों इसमें संप्रत्यय
मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ, यानी कि ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। व्यापक अर्थ का दोस्तों क्या है कि व्यापक अर्थ में जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा बोला जाता है। देखिए, जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है बेसिकली उसमें यह है कि जो शिक्षा है वो जन्म से लेकर मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जब पैदा होता है, पैदा होने से जब तक वो मर नहीं जाता तब तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इन अ ब्रॉड सेंस दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग विच कंटिन्यूज थ्रू लाइफ इज एजुकेशन। तो इसमें मैकेंजी की दोस्तों एक डेफिनेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होता है। तो ये सिंपली ये कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और जीवन में जितने भी हम एक्सपीरियंस होते हैं उससे हम इसको डेवलप करते चले जाते हैं, विकास होता चला जाता है। तो अब व्यापक अर्थ में देखा जाए तो भी दोस्तों शिक्षा का अर्थ वही है जो कि हमने एक्चुअल अर्थ देखा था कि शिक्षा एक समाज में चलने वाली सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। अब बात करेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ की, यानी कि नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए दोस्तों, जो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चलने वाली शिक्षा है इसी को ही संकुचित शिक्षा कहते हैं, यानी कि यही शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो मैकेंजी की एक और डेफिनेशन दोस्तों जो कि संकुचित शिक्षा की दी गई, संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। बहुत अच्छी दोस्तों डेफिनेशन है, यानी कि आप जो एजुकेशन कॉलेज में लेते हैं, यूनिवर्सिटी में लेते हैं, स्कूल्स में लेते हैं, वही आपकी नैरो मीनिंग है एजुकेशन की। और अगर नैरोअर सेंस में देखा जाए तो अगर आप अपने शक्तियों के विकास और सुधार के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, चेतनापूर्ण प्रयास करेंगे, वही दोस्तों आपकी शिक्षा कहलाएगी। ठीक, तो ये इनकी संकुचित अर्थ में डेफिनेशन दी गई। तो अब देखिए यहां पर संकुचित अर्थ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय, देखिए यहां पर समय क्या हो गया, निश्चित हो गया। निश्चित स्थान, कौन सा स्थान, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में या किसी एक जगह जहां पर हम पढ़ते हैं, में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और सेम वही सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक उसको बनाया जाता है। ये इंडिविजुअली एंड सोशल कंटिन्यूसली दोस्तों डेवलप करती है। इसके द्वारा इंडिविजुअल भी डेवलपमेंट होता है और सोसाइटी भी डेवलप होती है। तो यहां पर क्या आ गया, निश्चित समय और निश्चित स्थान आ गया, इसीलिए ये क्या है आपका संकुचित अर्थ है। अब थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंस जान लेंगे कि व्यापक और संकुचित अर्थ में क्या अंतर है। व्यापक अर्थ में दोस्तों क्या है, शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित होगी जो कि संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आएगी, यानी कि विद्यालय और विद्यालय शिक्षा भी इसके अंतर्गत दोस्तों आएगी। ठीक है, व्यापक के अंदर ही संकुचित शिक्षा भी होती है। अब संकुचित शिक्षा में मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल के दौरान आती है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो केवल विद्यालय शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद व्यापक शिक्षा, ये आपकी दोस्तों अनियोजित और नियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा इसके अंतर्गत आती है, यानी कि अनप्लान्ड और प्लान्ड एजुकेशन दोनों आती है। संकुचित शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों केवल और केवल प्लान्ड एजुकेशन आती है, क्योंकि प्लानिंग करते हैं हम, पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, फिर 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, ये प्लान्ड है। ठीक है ना। इस शिक्षा के उद्देश्य हमेशा बहुत व्यापक होते हैं और इनको किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता और हमेशा दोस्तों क्या होते हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं। इस शिक्षा में जो उद्देश्य होते हैं वो पहले से ही सुनिश्चित होते हैं और ऑफ कोर्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी होते हैं, विकासोन्मुख भी होते हैं, लेकिन इनकी क्या होती है, सीमाएं होती हैं। ठीक है, अब जैसे हमने 10th की एजुकेशन ली तो उसके अपने उद्देश्य हैं। तो 10th का हमने एजुकेशन ली ताकि हम आगे जाके हमें
11th में एडमिशन मिले, ठीक है, और भी कई अन्य जगह हम कोई फॉर्म भर पाएँ, ठीक, या फिर हम कोई जॉब पा सकें, तो इस तरह से दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल इनकी अपनी क्या एक सीमा है। इसके अलावा इस शिक्षा की पाठ्यचर्या अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं पा सकता, यानी कि इसका करिकुलम भी बहुत बड़ा होता है। अब इसमें जो पाठ्यचर्या होती है वो क्या होती है, सुनिश्चित होती है। आपको पता है कि भाई आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना ही पढ़ना है, 5 यूनिट पढ़नी है आपने उत्तराखंड एनडीटी के एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक। एकेडमिक एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। 12th में आपका सिलेबस फिक्स है, ग्रेजुएशन में सिलेबस आपका फिक्स है, ठीक। तो इसी तरह से इसमें शिक्षण विधियां भी विविध होती हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, शिक्षण विधियों का विधान किया जा सकता है और जाता है, उनका वर्णन भी किया जा सकता है कि ऐसे आप पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, इस शिक्षण विधि से पढ़ाओ। तो बेसिकली संकुचित शिक्षा को समझिए, विद्यालय में होने वाली शिक्षा। इसके बाद व्यापक शिक्षा, यह शिक्षा किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर चलती रहती है, कहीं भी आप शिक्षित हो सकते हो। आप समाज में जा रहे हो, वहां भी आपको शिक्षा मिल जाएगी। आप किसी और प्लेस में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, या फिर आप किसी ऐसी कोई भी आपका कोई सेमिनार चल रहा होगा तो वहां पर भी आपको शिक्षा मिल सकती है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में आपको शिक्षा मिलती है। यह शिक्षा किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में चलती है। अब ये जो शिक्षा होती है केवल विद्यालय में चलती है और इस शिक्षा के लिए समय भी पूर्व से निश्चित होता है, यानी कि आपकी क्लास इतने बजे से इतने बजे तक होगी। यह शिक्षा निश्चित शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच में चलती है। टीचर्स भी निश्चित हैं और शिक्षार्थी भी निश्चित हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा के अंग व घटक के बारे में, ठीक है। अब शिक्षा का अंग और घटक क्या होने चाहिए, इसके बारे में जितने भी शिक्षाविद हैं वो एक मत नहीं है। अलग अलग जो शिक्षाविद हैं उनके द्वारा शिक्षा के अलग अलग घटक बताए गए हैं। किसी ने 2 बताए हैं, किसी ने 3 बताए हैं। हम एक एक करके इसके बारे में भी एनालाइज करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले देखिए जॉन एडम, जो कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने ये माना कि शिक्षा के 2 अंग हैं, एक है प्रभावित होने वाला और एक है प्रभावित करने वाला। प्रभावित होने वाले को शिक्षार्थी बोलते हैं, प्रभावित करने वाला शिक्षक होता है, ठीक। इसके बाद जॉन डीवी, वो भी शिक्षा के 2 अंग मानते हैं। तो उन्होंने एक बोला मनोवैज्ञानिक अंग और एक बोला सामाजिक अंग। मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या है, सीखने वाले की मानसिक स्थिति और इसके अलावा सीखने वाले का सामाजिक पर्यावरण, यानी कि उसके चारों ओर का सामाजिक पर्यावरण कैसा है, ठीक। इसके बाद फिर एक और आए अंग्रेज विद्वान जो कि रायबर्न है। इनके द्वारा दोस्तों शिक्षा के 3 अंग माने गए हैं, एक है शिक्षार्थी, एक है शिक्षक और दूसरा है पाठ्यचर्या, यानी कि लर्नर, टीचर एंड करिकुलम। इसके बाद शिक्षा में दोस्तों बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। फिर शिक्षा में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ और फिर उससे बना एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी के जो विशेषज्ञ हैं उनकी दृष्टि से शिक्षा के 3 अंग हैं, एक है शिक्षार्थी, एक है शिक्षक और एक है सीखने सिखाने वाली परिस्थितियां। अब सीखने और सिखाने वाली परिस्थितियां दोस्तों क्या क्या हैं, जैसे कि आपकी पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां, आपके चारों ओर का पर्यावरण, आपके इवैल्यूएशन की मेथड्स, आपके शिक्षण साधन, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आएंगे। तो सीखने सिखाने वाली परिस्थितियां जहां पर आपको सीखने को मिले। तो देखिए सीखने सिखाने वाली परिस्थितियां कौन है, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यचर्या। इसके बाद ये सीखने सिखाने वाली दोस्तों परिस्थितियां में आएंगी शिक्षण विधियां और शिक्षा उपकरण। आप जो टीचिंग मेथड्स एंड एजुकेशन, जो भी आप उपकरण यूज करते हैं, आपका प्राकृतिक पर्यावरण कैसा है, सामाजिक पर्यावरण कैसा है, मापन और मूल्यांकन। तो ये दोस्तों इसमें शिक्षा के घटक दोस्तों माने गए। तो अधिक विद्वान दोस्तों आज भी क्या मानते हैं, शिक्षा के 3 अंग दोस्तों मानते हैं, ठीक। तो वैसे देखा जाए तो जॉन एडम है, इन्होंने सबसे पहले शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना, 2 ध्रुव है, इसमें आपका शिक्षार्थी और एक शिक्षक है, बीच में एजुकेशन है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने अब थोड़ा सा डायग्राम की मदद से दिखा दिया। फिर ऐसी जॉन डीवी आए, इन्होंने भी शिक्षा को द्विध्रुवीय माना, मनोवैज्ञानिक एंड सामाजिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। इसके बाद फिर रायबर्न आए, रायबर्न ने इसको ट्राइपोलर माना। इन्होंने माना कि शिक्षार्थी है, शिक्षक है और पाठ्यचर्या है, बीच में एजुकेशन है, इसके 3 आपके पोल हैं। जबकि
आपकी रायबन की त्रिध्रुवीय शिक्षा का व्यापक रूप भी है दोस्तों यहाँ पर। एक है सीखने वाला, एक है सीखने के साधन और एक है सीखने की सामग्री। इसको दोस्तों अगर ब्रॉड में दिखाएं, सीखने वाला ऑफ कोर्स सीखने वाला, इसके बाद सीखने के साधन और सीखने की सामग्री। ठीक, ये थोड़ा सा रायबन की शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का व्यापक रूप है। अब शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञों की दृष्टि से शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। एक है सीखने वाला, फिर इसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री, एंड देन इसके बाद सीखने सिखाने की परिस्थितियां। तो लर्नर लर्निंग मटेरियल्स एंड टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय पक्ष को डिफाइन किया। तो ये था दोस्तों हमारा शिक्षा का संप्रत्यय। इसमें दोस्तों शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, अंग और विस्तार सभी के बारे में दोस्तों हमने विस्तार पूर्वक जाना। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो के लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।